हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो अभी हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th के स्टैंडर्ड मैथ, यानी कि जो आपका मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड मैथ है उसके सैंपल पेपर को करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें मैंने अभी आपको सेक्शन ए और सेक्शन बी मैंने बना के दिखा दिया है, सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अभी हम लोग करने वाले हैं सेक्शन सी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपको सेक्शन सी में वो आपको 6 क्वेश्चन मिलते हैं और 3-3 नंबर के होते हैं, यानी कि 18 नंबर आपका सेक्शन सी से आपको आ सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को समझिए ध्यान से। मैं सभी क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझाऊंगा ताकि आपको इन फ्यूचर कोई क्वेश्चन अगर ऐसा मिले तो आप उसको भी आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में जो आपको कह रहा है, यहाँ पर क्या कहता है, इन ट्रायंगल एबीसी DEF आर मिड पॉइंट ऑफ BC CA एंड AB रिस्पेक्टिवली। कहता है कि एबीसी ट्रायंगल देखो, एबीसी, इसमें जो DEF है, यानी कि D यहाँ पर है, E यहाँ पर है और F यहाँ पर है, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, BC का CA का और AB का। मतलब ये जो D पॉइंट है ये कहाँ है, बीच में है, मिड में है। ये भी मिड में है यानी कि बीच में है, और ये भी मिडिल में यानी कि बीच में है। ठीक है, प्रूव दैट ट्रायंगल FBD, यानी कि जो ट्रायंगल आपका FBD है ना और DEF है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। और DEF और ABC ये भी क्या है, सिमिलर है। ये दोनों आपको प्रूफ करना है। मतलब क्या कि FBD ये ट्रायंगल और DEF मतलब ये दोनों ट्रायंगल आपको सिमिलर प्रूफ करना है, ये और ये। और दूसरे केस में आपको DEF मतलब इसको और AB और C इस दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखो, इस फिगर को मैंने कॉपी में बना लिया है और इसको हम आपको समझाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज जो आपको यहाँ पर लिखनी होगी, देखो यहाँ पे कह रहा है कि ये मिड पॉइंट है। ठीक है, ये तीनों क्या है, मिड पॉइंट है। किसका, इन तीनों साइड्स का। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि चूंकि, यानी कि सिंस DEF आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, किस किस का मिड पॉइंट है, तो D है BC का, E है AC का, F है AB का। ठीक है, बात समझ में आ गई। और यहां पर लगा दीजिए रिस्पेक्टिवली का मतलब क्रमशः। ठीक है, उसके बाद जब आपको ये पता चल गया कि ये मिड पॉइंट है तो ध्यान से देखिएगा, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, और हम लोग ये देखेंगे यहां पर कि इन ट्रायंगल ABC क्या है, D और F क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, D एंड F आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड BC। तो इसलिए बाय मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि जब भी एक ट्रायंगल हो और उसके मिड पॉइंट को जब हम कनेक्ट करते हैं तो वो लाइन क्या होती है, FD, यानी कि जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी तीसरी लाइन के। जब दो लाइन के मिड पॉइंट को मिलाएंगे तो वो लाइन जो दो लाइन के दो साइड के मिड पॉइंट को मिला रही है तो वो तीसरी साइड के पैरेलल हो जाएगी। तो FD पैरेलल टू क्या आ गया, AC आ गया। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं सिमिलरली, यानी कि इसी तरीके से जो ED है यानी कि DE वो पैरेलल हो जाएगा AB के। ये जो DE है ना ये क्या होगा, पैरेलल होगा इसके, क्योंकि ये लाइन का मिड पॉइंट ये हो गया और इस लाइन का मिड पॉइंट ये हो गया, इसको मिला दिया तो ये लाइन इसके पैरेलल हो गई। एंड इसी तरीके से अगर हम देखें तो F और E ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो BC के ये भी क्या हो गया, पैरेलल हो गया। यानी कि यहां पर लिख सकते हैं EF पैरेलल टू BC। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए अब हम लोग एक काम करते हैं कि जब हमें यह पता चल गया कि ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, हमें पता चल गया। तो अब ध्यान से देखिए, जब ये इसके पैरेलल हो गया तो ये और ये पैरेलल हुआ और ये पैरेलल हो गया, तो BDEF क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो यहां पर लिखेंगे BDEF इज अ पैरेललोग्राम। अब बच्चों इसके पहले हम लोग एक काम करेंगे। क्या काम करेंगे हम लोग इसके पहले, देखो यहां पे जो एंगल्स बन रहे हैं उसे हम लोग नाम दे देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आपका
एंगल 1 हो गया, ये आपका एंगल 2 हो गया, ये आपका एंगल 3 हो गया, ये एंगल आपका 4 हो गया। इसे हम लोग 5 कहते हैं, 5 नाम रख दिया इसका, और इसका ये जो है 6 नाम रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि देखो, जब ये पैरेललोग्राम हो गया तो पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो जाएगा, एंड एंगल 3 और एंगल 4 बराबर होगा। ये कैसे होगा, क्योंकि ये और ये क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल हो गया तो 3 और 4 भी बराबर हो जाएगा, है ना। यहां पर लिख सकते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना। चलिए अब ये देखिए कि ये दो ट्रायंगल आपके पास थे, कौन सा ट्रायंगल, आप यहां पर लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल, यहां पर पहले ही लिख देते कि इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल को देख रहे हैं हम लोग, बी डी ई, क्योंकि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ भी यही करना है कि जो बी एफ बी डी है, एफ बी डी, यानी कि यहां पर लिख देंगे एफ बी डी, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल, डी ई एफ, तो यहां पर लिख देंगे इन एफ बी डी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। इस दो ट्रायंगल में हमने देखा कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर हो गया। यहां पे लिख देंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये क्या है, अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के। चूंकि बी डी ई एफ क्या है, एक पैरेललोग्राम है, इसलिए 1 और 2 बराबर हो गया, प्लस 3 और 4 भी बराबर होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो एंगल क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बाई ए सिमिलरिटी, ठीक है, बाई ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एफ बी डी ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ट्रायंगल डीई एफ के। तो ये तो आपका हो गया प्रूफ, ठीक है। नेक्स्ट आपको प्रूफ करना है ये कि जो आपके पास एंगल दिया हुआ है ए बी सी और जो आपका ये डीई एफ है ये भी सिमिलर है। तो ये कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, फिगर को देख लीजिए, उसके बाद हम लिख देते हैं। देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर है, 1 और 2 बराबर है, और 3 और 6 बराबर है, क्योंकि ये भी क्या हो गया, एक पैरेललोग्राम हो गया। तो 3 और 6 भी बराबर, 1 और 2 भी बराबर। लेकिन 1 जो है ये इस ट्रायंगल का हिस्सा है, और 2 जो है ये बड़े वाले एंगल का ट्रायंगल का हिस्सा है। उसी तरीके से 3 जो है ये छोटे वाले ट्रायंगल का, इनके अंदर वाले, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल उसका हिस्सा 6 है। तो हम लोग सीधा सीधी यहाँ पर लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। जब दोनों ट्रायंगल को देखेंगे तो क्या होगा, यहां पर हमने देखा कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हो गया। क्यों, तो यहां पर लिखेंगे अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। अच्छा, यहाँ पर पैरेललोग्राम का नाम भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर पैरेललोग्राम का नाम आप बी डी ई एफ लिख दो, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो तो बी डी ई एफ कर दो, ठीक है, ताकि आपको पता चल जाए। उसका 3 और 6 बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ क्या है, पैरेललोग्राम। कौन से पैरेललोग्राम, तो डी सी ई एफ के, ठीक है ना। तो जब हमारा दो ट्रायंगल के अंदर ये दो एंगल बराबर हो गया तो बाई ए सिमिलरिटी क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल यानी कि ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा प्रूफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद बच्चों आपका जो इसी का दूसरा क्वेश्चन है, यहां पर ये और लिखा हुआ है, मतलब आप ये क्वेश्चन बनाइए या ये क्वेश्चन बनाइए। इन ट्रायंगल एबीसी P and Q are point on AB and AC respectively such that PQ is parallel to BC। यानी कि यहां पर देखिए आपको एक फिगर दिया गया है, इस ट्रायंगल ABC में जो आपके पास पॉइंट दिया हुआ है P और Q दिया हुआ है, ठीक है। तो P और Q दिया हुआ है, इस तरीके से दिया हुआ है कि जो आपके पास ये PQ लाइंस बन रही है ना, ये PQ, जब हम P और Q को मिला रहे हैं तो ये PQ और ये BC दोनों पैरेलल हो गया, ठीक है ना। ये चीज आपको कहा गया है, और ये भी कहा गया है कि आपको प्रूफ करना है कि जो मीडियन AD है, यानी कि एक चीज तो क्लियर हुई कि ये जो AD है ना ये मीडियन है। तो मीडियन AD ड्रोन फ्रॉम A ऑन BC, जो A से खींची गई है BC पर बाइसेक्ट्स PQ,
यानी कि ये PQ को भी बाइसेक्ट करती है। तो PQ को बाइसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि PR और RQ ये दोनों बराबर है, ये आपको प्रूफ करना है। एक चीज हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि ये मीडियन है। मीडियन किसे कहते हैं? त्रिभुज में, ट्रायंगल में वो लाइन मीडियन कहलाती है जो किसी भी वर्टेक्स से सामने वाले अपोजिट साइड पर ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका मीडियन हो गया। तो चूंकि ये तो मीडियन हो गया ना, कौन मीडियन है? AD मीडियन हो गया। तो AD मीडियन है तो BD और DC क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो हमने कॉपी में फिगर बना दिया है, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर क्या है कि हम लिखेंगे कि चूंकि जो PQ है ना वो क्या है? पैरेलल है किसके? BC के। चूंकि PQ पैरेलल है BC के तो इसलिए PQ क्या हो जाएगा? सॉरी, PR क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा BD के। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इसके बाद आप देखिए कि जब ये पैरेलल हो गया तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल APR एंड ट्रायंगल ABD। अब दोनों ट्रायंगल में देख रहे हैं तो ये जो पैरेलल हो गया इसके, तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल ये दोनों बराबर हो गए, ये और ये बराबर हो गए। इसका मतलब एंगल APR इज इक्वल टू एंगल ABD और ARP इज इक्वल टू ADB। बात समझ में आ गई? अब ये जो बात यहाँ पे हमें क्लियर हो गया कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो हम जानते हैं कि जब इस ट्रायंगल का दो एंगल और इस ट्रायंगल का दो एंगल बराबर हो गया तो क्या बन जाएगा? दोनों ट्रायंगल हमारा यानी कि APR क्या हो गया? सिमिलर हो गया ABD के सिमिलर हो गया। ठीक है ना? तो इस तरीके से हमने ये बता दिया कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। सेम काम हम लोग यहाँ पे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पर सिमिलरली क्या हो जाएगा? ट्रायंगल AR या फिर आप AQR भी लिख सकते हैं। AQR सिमिलर हो गया ट्रायंगल ACD के। अब जब दोनों ट्रायंगल हमने सिमिलर प्रूफ कर दिया है तो देखो जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है, ये तो पता है आपको। तो क्या हो जाएगा? AP बाई AB इज इक्वल टू क्या हो सकता है? AR बाई RD होगा, सॉरी AD होगा और PR बाई BD होगा। ये बात समझ में आई? जब भी दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए यहाँ पर तो वैसे ही क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो जाएगा, इसलिए AP बाई AB बराबर हो जाएगा PR बाई BD और AR बाई AD। तो हमें अभी AR बाई AD से अभी कोई जरूरत नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे PR बाई BD। बात समझ में आ गई? और इस केस में क्या हो जाएगा? वैसे ही हम लोग करेंगे AQ बट्टा AC और बराबर हो जाएगा QP या फिर RQ भी लिख सकते हो, QR बटा DC या CD भी लिख सकते हो, जो आपको मर्जी हो। ठीक है, दोनों एक ही चीज हो गया। अब ये जो हमें समझ में आ गया तो इसको हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन, इसको मान लेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब देखो कि जब यहाँ पे देखो फिगर देखो, पहले PQ क्या है? पैरेलल है BC के, ये तो हमें पता है। तो ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल इसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल के बराबर हो गया। तो इस तरीके से हमारा एक APQ और ABC भी क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे नहीं, आप बस इसको बना लीजिएगा। सिमिलरली हम यहाँ पर फिर से एक बार लिख देते हैं, सिमिलरली इसी तरीके से APQ ट्रायंगल जो है आपका और ट्रायंगल ABC दोनों क्या हो गया? सिमिलर हो गया। ठीक, अब सिमिलर क्यों हुआ? मैंने बता दिया कि ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए इसके। ठीक है, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल, तो इसलिए ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। तो सिमिलर हो गया तो क्या हो जाएगा? कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब AP, देखो AP बटा क्या हो जाएगा? AB। ठीक है, तो AP बटा AB बराबर हो गया किसके? देखो AQ बटा AC के, AQ बटा AC के। ठीक है ना? अब इसको मान लो थर्ड इक्वेशन। अब एक चीज ध्यान दो, AB बटा AB यहाँ भी है, यहाँ भी है, और AQ बटा AC यहाँ है और यहाँ भी है, मतलब ये दोनों तो बराबर हुआ। इसका मतलब कि जब ये दोनों बराबर हो गया तो ये भी दोनों बराबर होगा। इसका मतलब हम यहाँ पर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशन से हमें ये निष्कर्ष निकाला हमने कि PR बाई BD बराबर है QR बाई CD के। अब क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में कह रहा था कि ये मीडियन है। क्या कह रहा था? कि ये मीडियन है, तो मीडियन है तो BD और DC बराबर हो गया। तो यहां पे लिखेंगे चूंकि BD बराबर CD या DC जो भी कर लीजिए, तो BD बराबर DC हो गया, इसलिए जब ये दोनों बराबर हो गया तो ऊपर का भी बराबर हो जाएगा, इनके PR बराबर QR। और यही तो हमें प्रूफ करना था। हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट AD बाइसेक्ट PQ, यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है 27 नंबर क्वेश्चन। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18
and the sum of their reciprocals is 9/40, find the numbers। कहता है कि sum of two number, दो नंबर है, उसका जोड़ 18 है और उसके रेसिप्रोकल का जो सम है, योग है, वो 9/40 है। तो नंबर आपको बताना है। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग लिख लेते हैं लेट, मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे कि लेट द नंबर्स, यहां पर हम दोनों नंबर्स को एक साथ मान रहे हैं, ठीक है, नंबर्स भी x एंड 18 माइनस x, ठीक है, क्योंकि क्या कह रहा था कि सम जो है वो 18 है, जोड़ 18 है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया कि एक को x मान लिया और दूसरे को 18 माइनस x मान लिया। अब 18 माइनस x एक हो गया और एक हमारे पास x हो गया। अब क्वेश्चन में फिर आगे कहता है क्या कि उनका जो रेसिप्रोकल का जोड़ है, सम है, वो 9/40 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, क्या है बच्चों, इसका रेसिप्रोकल, x का रेसिप्रोकल 1/x, और इसके बाद आपके सामने है 18 माइनस एक्स, इसका भी रेसिप्रोकल क्या, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/18 माइनस एक्स। दोनों को सम करें कितना आएगा 9/40 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम निकालोगे तो क्या हो जाएगा x 18 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, एक से गुना करेंगे तो 18 माइनस एक्स प्लस एक्स बराबर 9/40 हो जाएगा। माइनस में x है, प्लस में है, कैंसिल हो गया, तो क्या बनेगा आपका, देखो 40 को 18 से गुना करो कितना हो जाएगा 18 गुने 40, और यहां हो जाएगा 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9x इंटू 18 माइनस एक्स, तो 18 चौक कितना हो गया 720, और इधर कितना हो जाएगा 9×8 = 72, यानी कि 18 में 162 x माइनस 9x। अब इसको आप एक साथ कर दीजिए, 9x माइनस 162x प्लस 720 बराबर 0। बच्चों यहां पर से 9 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस कितना हो जाएगा 18x और प्लस 80 बराबर 0। क्या बन गया ये x, सॉरी यहां पर ये x स्क्वायर हो जाएगा, एक मिस्टेक हो गई, ये x स्क्वायर होगा, ठीक है ना, यहाँ पर ये x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 80 बराबर 0। अभी इसको सॉल्व करिए, क्या बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 8x प्लस 80 बराबर 0। तो x कॉमन आ गया ना, तो x माइनस 10 और माइनस 8 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 10, यानी कि आपको x माइनस 10 कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0। तो जब आप x माइनस 10 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 10, जब आप x माइनस 8 को 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ जाएगा 8। दो आंसर आपको मिल रहा है, ठीक है। अब दोनों में से कौन कौन नंबर हो सकता है, तो एक आपका 8 हो सकता है, एक आपका 10 हो सकता है, दोनों आंसर आपका सही है ना। पहला नंबर अगर पर 8 क्या मानते हैं x यानी कि 8 मानते हैं, तो दूसरा नंबर आपका 18 माइनस, बात समझ में आ रही है। अगर हम सपोज दैट इसको ले लेते हैं x बराबर 8, पहला नंबर हो गया, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स, मतलब 18 में से 8 घटाएंगे कितना आएगा 10, तो ये भी हो सकता है। या नहीं तो अगर आप x को 10 मान लेते हैं, x को आप 10 मान लेते हैं, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स मतलब 18, तो फिर भी देखो 10 8 ही आ रहा है, तो दो नंबर हमारे पास 8 10 आ रहा है, तो आप बता सकते हो 8 10, ठीक है, बात समझ में आ गई। इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें देखो क्या कहता है 28 नंबर क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इतना, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देखो एक तरीका तो इसका ये है कि अल्फा बीटा आप इसका निकाल लो, अल्फा बीटा निकालने के बाद अल्फा स्क्वायर निकालो, बीटा स्क्वायर निकालो, यानी कि जो आंसर आपका आ रहा है उसको स्क्वायर करो और उससे आप क्या करो कि ये निकाल दो, पॉलिनोमियल बना दो। दूसरा तरीका इसका देखो कैसे बनाएंगे इसको, देखो हमारे पास जो इक्वेशन दिया गया है वो दिया गया है 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, ये दिया हुआ इक्वेशन, सॉरी पॉलिनोमियल दिया हुआ है। अब इस पॉलिनोमियल का अल्फा बीटा दो क्या है ये है जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ जीरोस क्या होगा माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस बी हमारे पास कौन हो गया माइनस, और बी हमारे पास 5 हो गया, माइनस 5 बटा ए हो गया 6, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया 5 बटा 6। अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा तो सी बटा ए यानी कि 1 बटा 6, ठीक है ना। अब हमें निकालना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम निकाल सकते हैं क्या, तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है ना, ये चीज हो गई। अब देखो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कितना है 5 बटा 6, तो यहां पर क्या हो जाएगा 5 बटा 6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 1/6। यहां से हमारा जो कैलकुलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 3 6 कटेगा, इसका मतलब ये हो गया 5/6 का स्क्वायर हो जाएगा
25/6 चाहे 36 हो गया, ठीक है ना। 5/6 का स्क्वायर 25/36 हो गया, माइनस 1/3 हो गया। अब इसका एलसीएम लोगे कितना होगा, 36 हो जाएगा। अब 36 से कहें 36 यानी कि 25 माइनस कितना हो जाएगा, भाग लगा के 12, 12 कहें 12 यानी कि 13/36 ये आ गया, ठीक है। 13/36 बात समझ में आ गई, कितना आया 13/36। अब इसके बाद आप देखो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये तो निकल गया। अभी इसके बाद आप देखो कि आपसे कह रहा था कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर क्या होगा, उसका जीरोज होगा, ऐसा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको निकालना है जिसके जीरोज अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सम कर दिया अगर हमने, तो इसका मतलब कि जो हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालेंगे उसका सम ऑफ जीरो हमने निकाल लिया। अब अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर करो, तो ये हम लिख सकते हैं इसको अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा बीटा तुमको पता है ये कि अल्फा इंटू बीटा 1/6, तो 1/6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। अब बच्चा आपको करना कुछ नहीं है, अब सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आपने निकाल लिया है, तो अब यहाँ पर इक्वेशन आप पॉलिनोमियल आप बना सकते हो, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पर के आपको रख देना है, ठीक है। आप के रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस सम ऑफ जीरो होता है, सम ऑफ जीरोज, ठीक है, और उसके बाद होता है प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, तो सम ऑफ जीरो आपने यहाँ पर निकाला हुआ है 13/36, तो 13/36 एक्स, सॉरी यहाँ पे एक्स भी होगा, एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या हो जाएगा 1/36। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर आपका एक पॉलिनोमियल तैयार हो गया। आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 36 एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा 36x स्क्वायर माइनस 13x और प्लस 1, तो ये भी आपका ये हो सकता है। और 36 देखो यहाँ पर आपका क्या बन गया, 36x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 1/36, तो ये भी जो है आपका एक पॉलिनोमियल हो सकता है, ये वाला पॉलिनोमियल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गया ना 36, तो आपका जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो यही होगा, ठीक है ना, ये आपका कांस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका पॉलिनोमियल हो गया जो आपसे कहा जा रहा था, ठीक है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इफ cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर 1 देन प्रूव दैट cos थीटा माइनस sin थीटा बराबर प्लस माइनस 1, ठीक है। तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ कोशिश करते हैं कि कुछ छोटा तरीका आपको मैं बताऊं, ठीक है ना। बहुत सारे और भी छोटे तरीके हो सकते हैं, लेकिन ऐसा तरीका जो आपको इस सवाल को बनाने के लिए सुटेबल है, ठीक है। देखो cos थीटा प्लस sin थीटा बराबर दिया हुआ है 1। अब यहाँ पर लिखो स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ आपको क्या करना है, स्क्वायर करना है। तो क्या बन जाएगा, cos थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर। क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 1। अब यहां से क्या हो जाएगा, देखो ये तो आपका 1 बन गया ना फॉर्मूले से, प्लस 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 1, तो क्या बन जाएगा 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो एक चीज तो पता चल गई कि 2 cos थीटा sin थीटा बराबर 0। अब अगेन आपसे पूछा जा रहा था cos थीटा माइनस sin थीटा का, सॉरी ये वैल्यू निकालना आपको, तो आपको क्या करोगे इसको कि इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और माइनस 2 cos थीटा sin थीटा। यहां तक समझ में आया, cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा तो 1 हो गया, माइनस 2 cos थीटा sin थीटा क्या हो गया, यहाँ पर देखो 0 है ना, तो 0 लिख देंगे, यानी कि cos थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1 माइनस 0। तो ये तो आपका 1 बन गया ना, तो cos थीटा माइनस sin थीटा क्या होगा, यहां से जब स्क्वायर हटेगा ये वाला तो क्या हो जाएगा, इधर रूट आ जाएगा, ये प्लस माइनस रूट अंडर 1 यानी कि प्लस माइनस 1। तो आपका ये साबित हो गया, ये प्रूफ हो गया, ये हमने दिखा दिया कि cos थीटा माइनस sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन इसमें कह रहा है, देखो तीसरा क्वेश्चन है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 18 सेंटीमीटर लॉन्ग, 18 सेंटीमीटर लंबा है, फाइंड द एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड इन 35 मिनट। देखो 18 सेंटीमीटर लंबा है तो ये हो गया r, और 35 मिनट हो गया, तो 35 मिनट के हिसाब से कितना एंगल बनेगा वो निकाल लेंगे और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है।
ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि एंगल डिस्क्राइब्ड बाय, पहली चीज आपको देखना है एंगल डिस्क्राइब्ड, यानी कि जो एंगल बनाता है मिनट हैंड इन 1 आवर, कितना बनाता है 360 डिग्री। ठीक है, 1 आवर का मतलब 60 मिनट हो गया ना। चलो, तो एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट। देखो 1 आवर का मतलब 60 मिनट हो गया, तो 60 मिनट में इतना हो गया, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 360 बट्टा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे तो कितना मिनट हो गया है, यहाँ पे 35 मिनट हो गया है, तो कितना हो जाएगा 35 मिनट। तो ये हो जाएगा 360 बट्टा 60 इंटू 35, तो क्या हो जाएगा 60 छक्के हो जाएगा, यानी 35 छक्के 210 डिग्री हो जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए, अब इसके बाद आपको करना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। देखो रेडियस कितना है, रेडियस ऑफ सेक्टर यानी कि रेडियस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है मिनट हैंड की जो लंबाई है वही हो जाएगी, यानी कि मिनट हैंड की लंबाई कितनी दी हुई है 18 सेंटीमीटर, तो 18 सेंटीमीटर हो गया। तो अब आपको निकाल देना है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, बट आपसे निकालना क्या है एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन कितना है 35 मिनट, कितना हो जाएगा। तो बस हम लोग यहाँ पर करेंगे पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360, तो पाई हो गया 22 बट्टा 7 इंटू आर स्क्वायर का मतलब हो गया 18 इंटू 18 और थीटा हो गया 210 बट्टा 360। अब इसको काट दीजिए आप, आपका आंसर आ जाएगा 18 दूनी 36 हो गया, 2 नंबर 18 हो गया, कितना बनेगा 7 21 कट गया, 9 27 दूना 54, 27 दूना 54 5 59, यानी कि 594 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, इसके बाद जो आपका अगला क्वेश्चन है इसमें देखो कहता है ए बी इज ए कॉर्ड ऑफ सर्कल सेंटर्ड एट ओ। ए बी एक कॉर्ड है, सर्कल है सेंटर, सर्कल है ओ सेंटर वाला, यानी कि ये ओ सेंटर वाला एक सर्कल है जिसका ए बी एक कॉर्ड है। ए ओ बी बराबर 60, ये आपको 60 दिया हुआ है, ये आपको 60 दिया हुआ है। कहता है ओ ए बराबर 14 है, तो आपको एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाएंगे इसको। यहाँ पर जो आपका रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर और ये जो आपका 60 दिया हुआ है, आपको एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, मतलब ये एरिया निकालना है। तो आपको मैं डायरेक्ट फॉर्मूला पहले बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। ठीक है, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है क्या है एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है ना, अगर मान लो यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा ओ ए बी, ठीक है ना, और इसमें से आपको माइनस कर देना है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी का, ये ट्रायंगल का एरिया घटा देना है ओ ए बी, यानी कि ओ ए बी का मतलब क्या हो गया, देखो ये ओ ए बी सेक्टर का मतलब क्या हो गया ये पूरा, और ओ ए बी ट्रायंगल का मतलब ये बस एरिया ट्रायंगल का। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है पाई स्क्वायर थीटा बाई 360 होता है। तो पाई का मतलब हो गया 22 बट्टा 7, थीटा का मतलब हो गया 60, आर स्क्वायर का मतलब हो गया जो ये 14 इंटू 14, थीटा बट्टा 360 का मतलब हो गया 60 बट्टा 360 इंटू 14 इंटू 14। ठीक है ना, और इसमें से घटा देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का, जब उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रूट अंडर 3/4 ए स्क्वायर, मतलब 14 इंटू 14। बस इसको सॉल्व कीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 7 से कट जाएगा 7 दूनी 14, 60 से कटेगा 6, 2 से कटेगा 3 टाइम में, ठीक है ना 3 टाइम्स में। अब इसको गुना कीजिए, आपका आंसर बिल्कुल ही मिल जाएगा। ठीक है ना, देखो 14 है और 14 को 22 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 14 को जब 22 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 308 आ जाएगा, और नीचे में कितना रहेगा 3 माइनस। अब रूट 3 की वैल्यू 1.732 ले लो, ठीक है, और 14 को 14 से गुना करो तो 196 आएगा। ठीक है ना, अब ये जो हमने वैल्यू लिया है 1.73 लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको 1.73 दिया हुआ है। ठीक है, तो 14 को 14 से गुना किया 196 आ गया, और 196 को हमने गुना कर दिया 1.73 से। ठीक है, तो आपको क्या आ जाएगा, देखो 308 बट्टा 3 माइनस इसको गुना करोगे तो ये हो जाएगा 339.08 बट्टा 4। अब इसका क्या करना है आपको, तो एलसीएम निकाल लेना है, 3 4 का एलसीएम 12 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है 308 को 4 से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1232, और इसके बाद क्या करना है आपको 339.08 है, इसको आपको गुना करना है 3 से, तो ये हो जाएगा आपका 1017.24। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, तो 1232 जो आपने निकाला था इसमें से आपको घटा देना है 1017.24 को। ठीक है ना, तो आपका कितना आ जाएगा, घटा के ये आ जाएगा 214.76, और इसको क्या करना है 12 से डिवाइड कर देना है। ठीक है ना, तो जब आप 12 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना मिलेगा
8-9 के आसपास आएगा आपका आंसर। आप एक बार चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन में, ठीक है, कहीं पर अगर कोई मिस्टेक होगी, वरना आपका 17.89 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आपका ही आंसर सही है, ठीक है। इसके बाद जो आपका 31st क्वेश्चन है, यानी कि 31वां क्वेश्चन है, प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये कई बार मैंने चैनल पे बताया हुआ, आप उसको देख भी सकते हैं, बट यहाँ पर शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि √3 एक इरेशनल नंबर है, कैसे प्रूव करेंगे। कुछ बातें आपको लिखनी पड़ेंगी, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, लेट √3 बी ए रेशनल नंबर। मतलब क्या हुआ कि मतलब कि हमने थोड़ी देर के लिए मान लिया है कि √3 एक रेशनल नंबर है। तो जब √3 एक रेशनल नंबर हो गया तो क्या हो जाएगा, √3 की जो वैल्यू होगी वो हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, √3 इज इक्वल टू p बाई क्यू, क्योंकि हम जानते हैं रेशनल नंबर क्या होता है, p बटा क्यू के फॉर्म में होता है, जहां p क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं वेयर p एंड q आर इंटीजर और q इज नॉट इक्वल टू 0, बस इतना मान लीजिए, ठीक है ना, q 0 नहीं है। अब यहाँ पर हम एक चीज मान लेते हैं कि p q क्या है, को प्राइम है। यहाँ पे लिख लेते हैं लेट p एंड q बी को प्राइम। को प्राइम का मतलब क्या होता है कि इसके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब हमने काट लिया इसको, जैसे कि मान लो 4/6 है तो क्या होगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 काट लेंगे, 2/3 आ जाएगा। अब इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, मतलब फर्दर वो अब सिंपल रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर √3 बराबर p बाई क्यू हो गया। अब हम करेंगे क्या, इसको स्क्वायर करेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। आप लिखिएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज निकल के आ जाएगी कि 3q स्क्वायर बराबर p स्क्वायर, मतलब q स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बाई 3। देखो p स्क्वायर में 3 से डिवाइड किया तब ना q स्क्वायर आया है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप नीचे लिखेगा कि चूंकि p स्क्वायर डिविजिबल है 3 से, इसलिए p भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, ठीक है ना। ये एक थ्योरम है, आपकी किताब में दिया हुआ है, तो p डिविजिबल है 3 से, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब अगेन क्या करेंगे कि यहाँ पर देखो p को 3 से भाग लगाया, यहाँ पर तो हमने साबित कर दिया कि p 3 से डिविजिबल है, तो जब p को 3 से डिवाइड लगाएंगे तो कुछ ना कुछ तो आएगा, तो हम यहाँ पे a मान लेते हैं, यानी कि लेट मान लिया कि a आया, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, p इज इक्वल टू हो जाएगा 3a। आप यहाँ पर कोई भी लेटर आप रख सकते हैं, ठीक है, तो p आपका 3a आ गया। अब यहाँ पर देखो जरा ध्यान से कि p आपका कितना है, 3a है, ठीक। तो आप यहाँ पर 3a डाल सकते हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखो 3p स्क्वायर बटा 3 बराबर है q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर बटा 3 बराबर q स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9a स्क्वायर बराबर, ये 3 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3q स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 3, ये 3 का 9 कट जाएगा, यहाँ भी आप काट सकते थे, तो a स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बाई 3, ये 3 इधर आएगा तो बट्टे में हो जाएगा, है ना। तो q स्क्वायर बाई 3, यानी कि q स्क्वायर 3 से डिवाइड होके a स्क्वायर आ रहा है, मतलब फिर से हमको वही लाइन लिखना होगा कि q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 3, तो q भी क्या होगा, q इज डिविजिबल बाई 3। ये आपका दूसरा इक्वेशन। देखो p का भी क्या है, एक 3 क्या है, डिविजिबल है p भी 3 से और q भी 3 से डिवाइड, यानी कि 3 एक ऐसा नंबर हो गया जो p और q दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो हमने तो अभी माना था क्या कि p एंड q भी को प्राइम, मतलब p और q क्या है, को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर तो एक एक फैक्टर आ रहा है उसका, तो हम लिखेंगे यहाँ पर दिस कॉन्ट्राडिक्शन। आप पूरी लाइन जो आपके स्क्रीन पर शो हो रही है ना, ये लिख दीजिएगा, ठीक है ना। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने गलत एजम्पशन मान लिया था। अब जब हमने गलत एजम्पशन कर लिया था, अब गलत एजम्पशन की वजह से हमें ये रिजल्ट आ रहा है, मतलब जो हमने माना वो गलत माना। तो हमने जो माना था, क्या माना था, √3 एक क्या माना था, देखिए यहाँ पर √3 एक क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसका उल्टा क्या होगा, इरेशनल, इनके अब हमने साबित कर दिया कि √3 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। इस तरीके से आप ये पूरी लाइन लिख लीजिएगा, आप इतना याद ही कर लोगे ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं हो, और ये काम तो आपको करना ही करना है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये 31 क्वेश्चन जो यहाँ पे था, 31वां क्वेश्चन, 31st क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। सेक्शन डी के क्वेश्चंस को अब हम लोग करेंगे अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपने कुछ जरूर सीखा होगा। तो आप प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जितना ज्यादा से ज्यादा हो, ठीक है। मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया।